हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालचंद्र यादव आप सभी का ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपकी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के पद्य खंड से घर की याद नामक कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अभी तक हम लोगों ने इस पाठ में कवि परिचय के साथ साथ पाठ की रूपरेखा के बारे में पढ़ा तथा दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इस कविता के प्रथम 4 काव्यांशों की व्याख्या को भी पढ़ा। आज हम लोग इसके अगले काव्यांशों की व्याख्या पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि आगे अपनी बात को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है और सावन को क्या क्या संदेशा देता है अपने घर पहुंचाने के लिए, अर्थात वो सावन को अपने घर पर क्या संदेश देता है, क्या संदेश पहुंचवाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज के अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, आज के अपने प्रकरण की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपनी बुक को घर की याद नामक कविता के संबंधित पेज को ओपन कर लीजिए, जिसमें आपका चौथा पद दिया हुआ है और आप लोग बुक को देखते जाइएगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप कठिन शब्दों के अर्थ को और जो भी काव्य में निहित काव्य सौंदर्य हैं उसको भी नोट करते जाइएगा। अगर आपको व्याख्या लिखनी है तो आप व्याख्या लिख सकते हैं। पहले आप खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और फिर अपने शब्दों में व्याख्या को लिखने का और समझने का प्रयत्न करिए। तो चलिए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जो हमारा चौथा काव्य है वह है, वैसे तो इसमें 4-4 लाइनों के कई काव्यांश दिए हुए हैं, लेकिन हमने 8-8 लाइनों में एक काव्यांश को रखा है। तो चलिए हम लोग अपने जो 5वां काव्यांश है उसे शुरू करते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। तो कवि, जैसा कि आपने जो आपका चौथा काव्यांश था उसमें आपने पढ़ा था कि कवि अपने पिता के बारे में सोच रहा है, अपने पिता के बारे में वह विचार कर रहा है कि कैसे उनके पिताजी आज भी इतने स्वस्थ हैं और इतने खुश मिजाज रहने वाले हैं, इतने खुशहाल रहने वाले हैं, लेकिन उनके वो मजबूत पिता भी जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से काफ़ी मजबूत हैं, वो भी पुत्र वियोग में कैसे दुखी हो गए होंगे और कैसे उनकी मनोदशा बदल गई होगी, उसी की चर्चा कवि कर रहा है। कवि कह रहा है कि उनके वो पिता जो अभी भी दौड़ सकते हैं, खिलखिला करके हंस सकते हैं, अत्यधिक काम कर सकते हैं, आज सुबह जब वो गीता पाठ करके, तो ये प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारी संस्कृति को भी दर्शाया है, हमारी सभ्यता को भी दर्शाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो दिन की शुरुआत की जाती है वो प्रायः किसी न किसी, जो अक्सर हमारे दिन की शुरुआत होती है वो किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना के साथ हुआ करती है। तो यहाँ पर गीता पाठ का मतलब होता है कि जैसे गीता का पढ़ना, गीता हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जो कि हमें बहुत सारा ज्ञान देता है, उसको प्रायः ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए पढ़ा जाता है। तो उनके पिता भी अर्थात कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पिता भी जो है आज गीता पाठ करके अर्थात गीता को पढ़ करके दंड 260 करके, दंड 260 का मतलब है, दंड से यहाँ पे तात्पर्य व्यायाम से है। दंड जो है एक प्रकार का क्या है, शारीरिक व्यायाम है।
तो ये एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है दंड, जिसमें लोग गांव में क्या करते हैं, उठक बैठक कहते हैं, कसरत है एक प्रकार की। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का भी हमारा जो प्रावधान है कि हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं खूब मुगदर हिला लेकर। मुगदर जो है गांव में इसको प्रायः मुंगरी की संज्ञा देते हैं। तो ये व्यायाम वगैरह करने के लिए और घर के कुछ घरेलू काम निपटाने के लिए प्रायः प्रयोग में आती है। तो एक प्रकार का लकड़ी का बना हुआ उपकरण। मूठ उनकी मिला लेकर, मूठ का मतलब होता है कि वो पकड़ने का स्थान, जो मुंगड़ी के पकड़ने का स्थान है उसे मूठ कहते हैं। तो कवि कह रहा है, जब आप प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपुत्र वियोग की स्थिति में अपने पिता की मनोदशा का वर्णन कर रहा है। प्रसंग मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में पुत्र वियोग में अपने पिता की मनोदशा का चित्रण कर रहा है। कवि कह रहा है कि, मैं व्याख्या आपको बता रहा हूँ अब, कि कवि कह रहा है कि उसके वे पिता जो हमेशा खुशहाल रहने वाले थे, जो भयंकर से भयंकर मुसीबतों का डट कर सामना करने वाले थे, जो किसी भी मुसीबत में घबराने वाले नहीं थे, लेकिन आज जब उनका पुत्र जेल में है, अर्थात पुत्र वियोग में, जब वो सुबह उठ करके गीता का नियमित पाठ करके और व्यायाम करके, दंड बैठक करके, उठक बैठक करके और मुगदर को इधर उधर हिला करके, अर्थात व्यायाम कर करके, जब उस मुगदर को पकड़ करके अपने घर से नीचे आए होंगे, अर्थात छत से नीचे आए होंगे, क्योंकि छत पर अक्सर व्यायाम लोग करते हैं शहरों में। तो छत से जब वो नीचे आए होंगे, देखिए लिखा हुआ कि जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो जब वो छत से नीचे आए होंगे और वे अपने पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात कवि को नहीं पाए होंगे, तो उन्हें उनकी याद आई होगी, अर्थात उनकी याद में उनकी आँखों में आंसू छलक आए होंगे। तो कवि ने उसी अपने पिता की मनोवृत्ति का, उनकी मनोदशा का वर्णन किया है कि हाय आज बहुत बारिश हो रही है और उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही है। वास्तव में आज उनके पिता अपने पुत्र को ना पा करके काफ़ी व्याकुल होंगे। अपने पिता की इस दशा को सोच सोच करके कवि क्या हो रहा है, व्यथित हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। तो बहुत ही आसान व्याख्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कवि कह रहा है कि उसके वे पिता जो कभी भी किसी भी भयंकर मुसीबतों से घबराने वाले नहीं थे, जो वृद्धावस्था आने के बाद भी शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ थे और मानसिक रूप से इतने मजबूत थे कि कोई भी काम करते हुए उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता था। लेकिन आज जब वो नियमित रूप से गीता का पाठ करके और व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, उठक बैठक लगा करके, दंड बैठक कर करके, मुगदर को हिला करके जब नीचे आए होंगे, अर्थात छत से नीचे आए होंगे और घर में जब वे अपने पुत्र को नहीं देखा होगा, घर में अपने पुत्र को नहीं पाए होंगे, तो उनका मन काफ़ी दुखी हो गया होगा, काफ़ी व्यथित हो गया होगा और उनके नेत्र आंसुओं से भर गए होंगे। तो अपने पिता की इस मनोदशा को सोच करके कि ऐसा हुआ होगा, ये कवि की क्या है, कल्पना है। अर्थात कवि कितना अपने घर से जुड़ा हुआ है, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। तो अपने पिता की दशा को सोच सोच करके, उनकी जो एक प्रकार से मनोदशा है उसके बारे में चिंतन कर करके कवि क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है और बार बार सावन से यही कह रहा है कि आज बहुत बारिश हो रही है और ऐसे समय में उन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही होगी।
तो पहले सावन को वो अपने सारे समाचार बता देगा, फिर उनको बताएगा कि उन्हें क्या कहना है। चलिए अब लोग तो जो आप इसमें कठिन शब्दों का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, जो आपका काव्य सौंदर्य है उसे भी आप नोट कर लेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जो एक हमारी सभ्यता है, जो हमारा एक रीति रिवाज है, उसकी झलक दिखाई है। किसके माध्यम से? गीता पाठ करके और व्यायाम करने के माध्यम से, अर्थात दंड 260 करके। अच्छी तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। दंड 260 में जो है वो अनुप्रास अलंकार है, और मैंने आपको एक बताया ही है कि भाषा सहज, सरल तथा प्रवाहमयी है। तो आप बड़ी आसानी से इसके काव्य सौंदर्य को भी लिख पाएंगे। चलिए हम लोग अब अपने अगले पद्य खंड की शुरुआत करते हैं। चार भाई चार बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने, खेलते आ खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। बड़ी ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने पिता की दशा का वर्णन किया है, और सावन को संबोधित करता हुआ, सावन को बताता हुआ कह रहा है कि उसके घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। जो भाई हैं वो भुजा के प्रतीक हैं, अर्थात उसके शक्ति के प्रतीक हैं, उसके लिए बराबर सुख में दुख में हाथ बटाने वाले हैं। तो जो भुजा भाई है, जैसे कि आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो आप काव्य सौंदर्य भी इसमें से पढ़ते जाइएगा कि ये जो भुजा भाई है, तो आप पा जाएंगे कि भुजा रूपी भाई, अर्थात कौन सा अलंकार बन जाएगा आपका? रूपक अलंकार। तो एक तो आपको काव्य सौंदर्य भी यहाँ पर मिल गया। तो भुजा भाई प्यार बहने, तो भाई किसके प्रतीक हैं? भुजा के प्रतीक है। और भुजा किसकी प्रतीक होती है? शक्ति की प्रतीक होती है। और जो बहनें हैं वो किसका प्रतीक है? प्यार की प्रतीक है, अर्थात उसकी बहनें उनसे बहुत प्रेम करती हैं, यानी कवि से बहुत प्रेम करती हैं। खेलते या खड़े होंगे, जब उनके पिताजी ने अपने बेटों को और बेटियों को, अर्थात कवि के भाई और बहनों को खेलते या इधर उधर खड़े होते हुए देखा होगा, और उनकी नज़रों के सामने वो पड़े होंगे, तो जब उन्होंने देखा होगा कि उनमें उनका एक पुत्र, अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि इस समय जेल में है, उसे वो नहीं पाए होंगे, तो उनको अपने उस पुत्र की बहुत याद आई होगी, और उसे देख करके उनकी क्या मनोदशा हुई होगी, उसकी कल्पना करके ही कभी दुखी हो जाता है। आप भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप कहीं दूर हो जाएं, कहीं इधर उधर चले जाएं, और ईश्वर न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो आपसे वह पिता जो इतना प्रेम करता है, भले ही आपको लगता हो कि वो मुझे डांटता है, फटकारता है, कष्ट देता है, लेकिन हर एक पिता, आपको भी भली भांति पता है कि अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है। अगर वो नहीं होगा तो पिता, जो कि अपने हृदय की मनोवृत्तियों को प्रायः छिपा करके रखता है, अर्थात वह कभी भी अपने बच्चे से उतना प्रेम प्रकट नहीं करता जितना कि माँ प्रकट करती है, अर्थात बाह्य रूप में जो उस प्रेम को उतना दिखा नहीं पाता जितना कि अन्य लोग दिखाते हैं, लेकिन हृदय से वह उतना ही अधिक प्रेम करता है। तो कैसे वह अपनी उस समय मनोदशा को संभाला होगा, अर्थात उस समय वो कठोर पिता भी, जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होता है, वह भी अपने पुत्र वियोग में, पुत्र दुख में विचलित हो जाता है। उसे भी एक भयंकर कष्ट होता है, अत्यधिक कष्ट होता है। तो आगे उसी को कवि ने लिखा भी है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कह रहा है कि उसके वो पिता जो बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे में प्रायः बहुत प्रकार के रोग लग जाया करते हैं, इंसान की शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाया करती है, तो उसे बहुत कष्ट होता है। लेकिन कवि कह रहा है कि उनके पिता वृद्धावस्था में भी इतने शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं कि उन्हें अपनी वृद्धावस्था का कोई कष्ट नहीं होगा। अर्थात वे पिता
जो वृद्धावस्था में किसी भी प्रकार से दुखी नहीं थे, किसी भी प्रकार का उनको कष्ट नहीं था, लेकिन आज पुत्र वियोग में वो पिता टूट गया होगा, अर्थात वह पिता भी अत्यधिक कष्टमय हो गया होगा, अधिक कष्ट में हो गया होगा कि एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। आगे कवि ने कहा है ना कि 4 भाई 4 बहनें, तो 4 भाई जिसके पास होंगे इसका मतलब है कि 5 पुत्र होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 भाई हैं तो मेरे पिता के कितने पुत्र हैं? 4। तो कवि कह रहा कि पांचवें का नाम लेकर, अर्थात पांचवा जो मैं अभागा हूँ। अभागा कवि अपने आप को इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपने परिवार में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, उसे जो है अपने भाई और बहनों, अपनी माँ बाप के बीच में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। और कभी जैसा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और उसके बदले में उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ी थी, और उन्हीं लोगों के फलस्वरूप आज हम लोग जो है वो स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने हम लोगों की आज़ादी के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए कितने कष्ट सहे हैं, आप उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसे लोगों को हमारा, आपका, सबका क्या है, नमन है। तो बच्चों, हमने आपको इन 4 पंक्तियों की आपको व्याख्या बताई जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अर्थात कवि कह रहा है कि उसके पास 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, भाई उसके शक्ति के प्रतीक हैं, भाई उसकी भुजा के समान हैं। आज जब उनके पिता की नज़रों के सामने उसके भाई और बहन खेलते हुए या कहीं पर खड़े हुए दिखाई दिए होंगे, तो उनके पिता को, अब भवानी प्रसाद मिश्र को ना पा करके, अर्थात उनके बीच में जब उनके पिता को भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात कभी नहीं दिखाई दिया होगा, तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। और उसके वो पिता जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी कोई भी कष्ट नहीं दे पाया, वे आज पुत्र वियोग में बिलख करके रो पड़े होंगे, और वह उसे अर्थात कवि को बहुत याद कर रहे होंगे क्योंकि वे उसे बहुत प्यार करते थे। तो जो एक शब्द यहाँ पर आया है व्यापा, व्यापा का मतलब यहाँ पे थोड़ा एक व्यापक शब्द है। व्यापा का मतलब यहाँ पे समाया भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, एक प्रकार से कि जो उसको कष्ट था कवि को, कि एक उनको जो एक भी क्षण कोई कष्ट नहीं दे पाया, अर्थात बुढ़ापा जो था वो उनके पिता को कभी कोई एक भी क्षण के लिए दुखी नहीं कर पाया, लेकिन आज वो क्या हो गए होंगे, दुखी हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पद की शुरुआत करते हैं कि 5वां मैं हूँ अभागा, जिससे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बांधा बैठा हूँ अभागा। 5वां मैं हूँ अभागा। कवि कह रहा है कि वह अपने पिता का वह 5वां अभागा पुत्र है जिसे उसके पिताजी बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते हैं, उसके पिताजी बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और उससे बराबर क्या कहा करते हैं, सोने पर सुहागा। जो सोने पर सुहागा है वह एक प्रकार का मुहावरा है। सोने पर सुहागा से तात्पर्य होता है सुंदर में और अधिक सुंदर होना, श्रेष्ठ में श्रेष्ठतर होना। जैसे कि अगर कोई चीज़ अच्छी है और अच्छी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा कहते हैं। जिसे हमारे 5 विषय में 100 मार्क्स आए हैं, अगर 6वें में भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे ही कवि कह रहा है कि वह अपने पिता का वह 5वां अभागा पुत्र है जो आज उनके बीच में नहीं है, और उसके पिताजी उससे सभी भाई बहनों से ज़्यादा प्रेम करते थे, और उसे बराबर क्या कहा करते थे, सोने पे सुहागा कहा करते थे। मैंने आपको बता दिया सोने पे सुहागा से तात्पर्य क्या है, और अधिक सुंदर होना।
पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। तो ये मैंने लाइनें आपको बता दी कि पिताजी उसे क्या कहा करते थे सोने पे, सुहागा, और उसे हमेशा बहुत प्रेम करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज जो कवि के पिता हैं उनको जो सोने के समान बेटे हैं, अर्थात बहुत ही गुणवान, बहुत ही अच्छे शिष्टाचारी जो उनके पुत्र हैं, वो भी उनको क्या लगे होंगे, हेटे का मतलब यहाँ पे जो है वो है, हेटे का मतलब होता है खराब, बुरा लगना, जैसे तुच्छ। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि उनके वो श्रेष्ठ बेटे भी आज उन्हें क्या लगे होंगे, तुच्छ लगे होंगे, अर्थात छोटे लगे होंगे, क्योंकि उनके बीच में भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो बहुत ही आसान लाइन है, क्योंकि मैं जो उन सभी भाइयों और बहनों में पिताजी के अनुसार श्रेष्ठ था, कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं कह रहा कि उसके पिता उसे श्रेष्ठ कहा करते थे। आप ये न सोचिएगा कि कभी अपने आप को ही श्रेष्ठ बता रहा है। बंधा बैठा हूँ अभागा का मतलब आज यहाँ पे क्या है, जेल में बंधा बैठा हूँ, अर्थात जेल में कैद है। बंधा का मतलब कैद है, वो बाहर निकल नहीं सकता है। तो ये हमने आपको इस पद की व्याख्या बता दी कि पांचवा मैं हूँ अभागा, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो अपने पिता की मनोदशा का वर्णन कर रहा है और यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि उसके पिता उससे कितना प्रेम करते थे। तो कवि कह रहा है कि वह अपने पिता का वह पांचवा अभागा पुत्र है जिससे उसके पिता सबसे अधिक प्रेम करते थे और उसे बराबर सोने पर सुहागा कह करके बुलाया करते थे, अर्थात सभी पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र कह करके बुलाया करते थे। आज उसकी अनुपस्थिति में, अर्थात जब वह पुत्र अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है, तो उसके जो बेटे घर पर हैं वो भी बेटों को देख करके उन्हें आनंद नहीं आ रहा होगा, उन्हें भी वे उसके बेटे उन्हें एक तुच्छ दिखाई दे रहे होंगे, अर्थात वो आनंद वो खुशी नहीं दे पा रहे होंगे जो भवानी प्रसाद मिश्र के रहने पर, अर्थात कवि के रहने पर उनके पिता को मिला करती थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो है वो अपने पिता की मनोदशा का चित्रण किया है, तो आपका प्रसंग जो है वो हमेशा एक जैसा हो जाएगा। और जो इसके कुछ कठिन शब्द हैं मैंने आपको बता दिया, कोई विशेष कठिन शब्द इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने अगले पद को पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें एक काव्य सौंदर्य है, सोने पर सुहागा, और बाकी जो काव्य सौंदर्य मैंने कुछ आपको कॉमन बताए ही हैं कि जो सब में लिखने हैं आपको, कि भाषा तुकांत है, सहज सरल है। कवि ने सरल शब्दों के माध्यम से अपने पिता की मनोदशा का चित्रण किया है, अर्थात ये बताने का प्रयास किया है कि किसी के भी पिता किसी से कितना स्नेह एवं प्रेम करते हैं, और जब वह पुत्र उनके लिए उनके पास नहीं होता है तो उन्हें कितना कष्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पद को पढ़ते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, या तुम्हारी लीक ही है। कवि कह रहा है कि जब उसकी माँ उसके पिता को इतना दुखी देखी होगी तो वह उन्हें ढांढस बंधाने के लिए, उन्हें धैर्य बंधाने के लिए उसने उनसे यह कहा होगा। तो प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कल्पना करता है कि जब उसके पिता पुत्र वियोग में, अर्थात उसके वियोग में अत्यंत दुखी हो गए होंगे, तो उसकी माँ ने उन्हें किस प्रकार से ढांढस बंधाया होगा, किस प्रकार से धैर्य बंधाया होगा। तो कवि कहता है कि जब उसकी माँ ने देखा कि उसके पिता उसके वियोग में अत्यंत कष्टित हैं, अत्यंत दुखी हैं, तो उस समय उसकी माँ जो स्वयं अपने पुत्र के वियोग में कितनी दुखी थी, उसने किसी तरीके से अपने कष्ट को संभाला होगा, अपने दुख को दबाया होगा, और आ करके उसके पिता से आँखों में पानी ले करके बोली होगी कि
आप चिंता ना करिए, भवानी वहाँ अच्छा होगा, अर्थात वहाँ उसे किसी बात का कष्ट नहीं होगा। देखिए ये लाइनें लिखी, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। दुख कितना बहा का मतलब उस समय उसे भी कितना कष्ट हुआ होगा, या बधाते हुए, या धैर्य बधाते हुए, या ढांढस बधाते हुए आँख में लिए पानी, आँख में किस लिए पानी उनको बता रही है कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, आप इतने आंसू क्यों बहा रहे हैं। भवानी वहाँ पे अच्छा है, उसे किसी बात का कष्ट नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह आपको और आपकी दी हुई शिक्षा दीक्षा को समझ करके ही वहाँ पर गया है, अर्थात जेल में गया है, और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तुम्हारी लीक से मतलब यहाँ पे जो है वो, वैसे तो लीक का मतलब होता है बताया हुआ मार्ग, जो परिचित मार्ग है, बताया हुआ मार्ग है एक प्रकार से, तो उसे हम लीक कहते हैं। जैसे कोई कहता है ना लीक पे चलना, यानी जो जिस पे सब लोग पहले से ही क्या हों, चले हों, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा, दी हुई शिक्षा। यहाँ तो वैसे तो होता है बताया हुआ मार्ग, आप लिख सकते हैं दी हुई शिक्षा भी। तो कवि की माँ उसके पिता को, अर्थात कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि भवानी अगर जेल में गया है तो कुछ समझ करके ही वहाँ पर गया है, वो आपको अपना समझ करके, अपने परिवार को अपना समझ करके, आपका हित समझ करके ही वहाँ पे गया है, क्योंकि यह तो आपने ही बतलाया है कि हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर देश को किसी भी प्रकार से हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपना सब कुछ त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आपका मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए, आपकी दी हुई शिक्षा का मान बढ़ाने के लिए, आपका गौरव बढ़ाने के लिए ही उस आपका पुत्र जेल गया है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हुआ है। इससे आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आप किसी भी प्रकार से कष्टित ना हो। तो ये थी कुछ काव्यांशों की व्याख्या। अब आप सभी लोग इन काव्यांशों को पढ़िएगा और इसमें निहित जो कुछ भी कठिन शब्द है उसको नोट करिएगा, जो काव्य सौंदर्य है उसे नोट करिएगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप बिना किसी संकोच के मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।